ऑडियो
अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट हमारा चर्चा का विषय है स्मॉल साइंस, बिग इंपैक्ट और द पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो दूसरा सेगमेंट है हमारा वह किस पर आधारित है? नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित है। चलिए इसको भी देखते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, जैसी नैनो प्रौद्योगिकी की बात आती है, एक साइंटिस्ट का नाम मानसिक स्तर पर उभरता है। वे साइंटिस्ट हैं आपके रिचर्ड पी फेमैन। 29 दिसंबर 1959 को इन्होंने एक भौतिक विज्ञान का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में इन्होंने एक शब्द बोला था। वह शब्द था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तल पे अभी बहुत सी जगह बची हुई। 1959। यही शब्द आगे चलकर नैनो प्रौद्योगिकी का नींव डाला। पहली बार नैनो प्रौद्योगिकी शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे नारियो तानीगुची 1974 में। और नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित जो आप ये तीन साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, इन तीन साइंटिस्टों में पहला है रिचर्ड पी फेमैन, जिन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी की एक तरीके से नींव डाली। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द दिया था प्रोफेसर नारियो तानीगुची। और नैनो प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक प्रचार प्रसार करने वाले साइंटिस्ट थे एरिक डेक्सलर। और प्रचार प्रसार के साथ साथ नैनो प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को भी बताने वाले थे। इनकी किताब थी द इंजन ऑफ क्रिएशन, उसमें टॉपिक था द कमिंग इरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी की नींव डालने वाले थे प्रोफेसर CN राव। इनको फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नैनो प्रौद्योगिकी है क्या? ठीक है ना? तो एक सिंपल सी बात है, नैनो प्रौद्योगिकी क्या है? नैनो प्रौद्योगिकी में कोई एक साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। इस नैनो टेक्नोलॉजी में आपका केमिस्ट्री भी है, नैनो टेक्नोलॉजी में फिजिक्स भी है, नैनो टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी भी है और नैनो टेक्नोलॉजी में आपकी इंजीनियरिंग भी है। ठीक है ना? हर एक फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी आप साइंस में पढ़ते हो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे ह्यूमन साइंस को पढ़ा तो वो बायोलॉजी आया, हम इस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें फिजिक्स आ गया। हम पानी पी रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री आ गई। ठीक है ना? तो विज्ञान तो यही है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्लांट में आप आ जाओ, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वो बायोलॉजी में आ गया। नैनो प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग यानी कि कई ब्रांचों का ये मिला जुला असर। इसीलिए नैनो प्रौद्योगिकी में किसी भी विज्ञान की विधा का पूर्णतया इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए इसको भविष्य की प्रौद्योगिकी या सामान्य पर्पज की तकनीकी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी विज्ञान के हार्ड एंड फास्ट रूल का पालन नहीं करता है। विशेष तौर से थोड़ा बहुत क्वांटम सिद्धांतों का ये पालन करता है नैनो प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, नाम है आपका कौन सा? नैनो। तो नैनो का मतलब होता है अत्यंत छोटा, बौना। और कितना छोटा? लगभग 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -9 मीटर के बीच। अगर कोई पार्टिकल की साइज 10 टू द पावर -7 से 10 टू द पावर -9 मीटर के बीच में है तो इस साइज को हम नैनो स्केल बोलते हैं। तो आखिर क्या हो जाता है इसमें, इसके रीजन क्या क्या है? ठीक है, तो आइए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज देखते हैं हम इसमें। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम चर्चा करें तो इस नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो स्केल है हमारा,
नैनो स्केल की साइज होती है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर के बीच में होती है। तो क्या होता है इस साइज पर अगर हम किसी भी पार्टिकल को ले जाते हैं? उसके पहले हमको यह सोचना होगा कि आखिर नैनो प्रौद्योगिकी का विचार आया कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा बायोलॉजी में, ठीक है ना। याद करिए, हम जब साइटोलॉजी पढ़ रहे थे तो साइटोलॉजी में हमारा सेल था और उसी सेल में हमारा डीएनए था, और जो डीएनए की रूपरेखा होती है डबल हेलिकल होती है। डीएनए स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, डबल हेलिकल। और इस डबल हेलिकल में ये यहां पर नाइट्रोजन क्षार होते हैं। डीएनए का आउटर स्ट्रक्चर सुगर फास्फेट का बना होता है और यहां पे नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये चीज देखा कि इस डीएनए में एक भी अगर नाइट्रोजन क्षार बदलता है या अगर इस डीएनए में थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन होता है तो डीएनए में माइन्यूट परिवर्तन होने के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर जीवों में बड़े से बड़ा लक्षण उत्पन्न हो जाता है और वो गंभीर भी हो सकता है लक्षण। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कोरोना पीरियड में 2019, 20, 21 फर्स्ट फेज का कोरोना वायरस आया। जब सेकेंड फेज का कोरोना वायरस आया तो उसमें यह कहा गया कि कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेंट कर लिया। म्यूटेंट का तात्पर्य उत्परिवर्तित कर लिया। उत्परिवर्तित का मतलब कि अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर लिया। तो उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, अब उस आरएनए में थोड़ा परिवर्तन कर लिया। तो वो परिवर्तन क्यों किया वायरस? अपने को बचाव के लिए। लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए क्या हो गया? डेंजरस हो गया। तो जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए है, अगर डीएनए में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो शारीरिक स्तर पर एक बड़ा लक्षण देखने को मिल जाता है। और वैज्ञानिक लोग हैरान थे कि आखिर क्या ऐसा रीजन है कि डीएनए में थोड़ा सा परिवर्तन होने के फलस्वरूप भयानक से भयानक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो दिमाग में एक चीज गया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि डीएनए की साइज उसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि देखो कोशिका खुद कैसे है? माइक्रो लेवल पर है, और कोशिका के अंदर है केंद्रक फर्मी लेवल में, अत्यंत छोटी, और उस केंद्रक के अंदर आपका डीएनए समाया हुआ है द्विकुंडलित अवस्था में। तो एक विचार गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएनए की साइज इसके लिए जिम्मेदार हो। अब इस डीएनए के अंदर कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो साइंटिस्टों ने क्या लिया? पहला लिया कार्बन। और कार्बन को ही क्यों लिया? कार्बन इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऐसा तत्व है जिसकी भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। तो कार्बन को लिया, और कार्बन को लेने के बाद उस कार्बन को कहां ले जाने की कोशिश की? इस डीएनए की साइज में। और जब इस कार्बन को डीएनए की साइज में वो ले जा रहे थे तो उस डीएनए की साइज के ले जाने के क्रम में जब ये 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर के बीच में पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कार्बन अपना मूल गुणधर्म समाप्त करके एक नए गुणधर्म को अपना लिया। यानी कि जो कार्बन की मूल प्रॉपर्टी थी उसने त्याग दिया और एक नई मूल प्रॉपर्टी को एडॉप्ट कर लिया। यहीं से नैनो प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ कि नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जब कोई पदार्थ नैनो स्केल का तात्पर्य 97 से 90, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9, जब कोई पदार्थ इस नैनो स्केल पर पहुंचता है तो अपने मूल गुणधर्मों को त्याग कर एक नए गुणधर्म को एडॉप्ट कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और कौन से मूल गुणधर्म को ग्रहण करता है, कौन से मूल गुणधर्म का त्याग करता है, इसी का अध्ययन कहलाता है नैनो साइंस।
अब इस गुण धर्मों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये घटना कब की है? घटना है 1959, यानी कि 1959 में रिचर्ड पी फेमैन ने एक दिया ना नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब आप देखिएगा 1959 के पहले ही भारत में जो मिठाइयां बनती हैं, कभी आप मिठाई की दुकान पे जाइएगा तो गौर करिएगा, उस मिठाई पर चांदी के वर्क लगाए जाते हैं, पीट पीट कर, अत्यंत पतले। और जब चांदी के वर्क उस पे लगाए जाते हैं तो वो सुंदर दिखने के लिए होते हैं। तो जनरली जनमानस में यही होता है कि ये सुंदर दिखने के लिए होता है, बट उसका मेडिकल इफेक्ट है, क्योंकि उसमें चांदी इस्तेमाल होता है और चांदी को पीट पीट कर हम नैनो साइज पे ले जाते हैं। यही चांदी का कण जब अपने नैनो साइज पे जाता है, सोने का कण जब अपने नैनो साइज पे जाता है, तो इसी सोने और चांदी के कण में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा एक च्यवनप्राश आया था जिसका नाम था सोना चांदी च्यवनप्राश, यानी कि उसमें सोने चांदी के नैनो पार्टिकल थे। यानी कि सोना चांदी जो आप गहना बनाते हो, अगर उसके नैनो पार्टिकल का आप सेवन करोगे तो आपका शरीर बैक्टीरिया और फंगस के प्रति मुक्त रहेगा, यानी आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि हम तो उसका प्रयोग 1959 के पहले से कर रहे हैं, लेकिन उसके गुण धर्मों का पता हमको 1959 के बाद चला। ठीक यही जैव प्रौद्योगिकी में था। जैव प्रौद्योगिकी आई लाइमलाइट में 1920 के बाद, लेकिन भारतीय लोग और दूसरे भी मानव जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक तरीके से उसमें अभ्यास के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग वर्षों से कर रहे थे और ये सब मानवीय अनुभव के आधार पर था। उसके पीछे के साइंस का नहीं पता था पहले। जनरली जैव प्रौद्योगिकी के साइंस का पता तब चला जब मेंडल साहब का रूल्स आया, लुई पास्चर साहब ने पॉस्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में एंटीबायोटिक बनाई, तब जाके पता चला कि नहीं, इन सब के पीछे जीवाणु जिम्मेदार हैं। जैसे मेसोपोटामिया के लोग जीव जंतुओं के बीच ब्रीडिंग कराना, चीज बनाना, ब्रेड बनाना, दही बनाना, खेती करना, बीजों का चुनाव करना, ये सब तो सीख गए थे। लेकिन ये सब किसके आधार पर था? अनुभव के आधार पर था, ठीक है ना। इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता था। तो हमारे यहां भी जो मिठाइयों के ऊपर चांदी की लेप लगाई जाती थी, वो अनुभव के आधार पर था। इससे मिठाई पर न बैक्टीरिया हमला कर पाते थे, न फंगस हमला कर पाते थे। तो 1959 में रिचर्ड पी फेमैन द्वारा नैनो मटेरियल का कॉन्सेप्ट दिया गया, सॉरी नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब बात आती है कि वास्तव में नैनो प्रौद्योगिकी कार्य कैसे करते हैं, यानी कि जो नैनो मटेरियल ऐसा क्या हो जाता है कि जब उनकी साइज छोटी हो जाती है तब उनके अंदर विशेष गुण धर्म आ जाते हैं। तो जब कोई पदार्थ नैनो स्केल पर पहुंचता है, थोड़ा सा अगर आप इसमें देखें तो हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि जैसे अगर आप यहां पे देखें एक चीज, 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर -3, इसके ऊपर को हम माइक्रो स्केल कहते हैं और इस माइक्रो स्केल के ऊपर को हम आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे के स्केल को हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि -6 माइक्रो जिसमें सिंगल सेल हमारा आता है, इसके अलावा -9 नैनो, -12 पीको परमाणु का स्केल हो जाता है और -15 फर्मी जो आपका न्यूक्लियस का स्केल यानी केंद्रक का स्केल आ जाता है, ठीक है। तो ये एक रूपरेखा, यानी -3 के ऊपर को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो नैनो प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं, जब कोई पदार्थ अपने नैनो स्तर पर पहुंचता है तो अपने मूल गुण धर्मों का त्याग कर देता है और एक नए गुण धर्म को एडॉप्ट कर लेता है। और ये नए गुण धर्म को क्यों एडॉप्ट कर लेता है, उसके पीछे रीजन है। जब कोई पदार्थ
अपने नैनो साइज पर पहुंचता है तो उस पदार्थ के सतह का आयतन बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, सतह का आयतन बढ़ता है। यानी जब कोई पदार्थ नैनो स्केल पर पहुंचता है तो उस पदार्थ के सतह का आयतन बढ़ जाता है, जिसके वजह से उस पदार्थों के जलने, गलने, जमने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। यानी उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित भी हो जाते हैं या हम कह सकते हैं कि बदल जाते हैं। तो नैनो पदार्थ जब, अगेन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जब कोई पदार्थ नैनो स्केल पर पहुंचता है तो उस स्केल पर उसके जो सतह का आयतन बढ़ जाता है और सतह का आयतन बढ़ जाने के कारण उसके मूल भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे उसके गलने का, उसके जमने का या फिर उसके जलने का गुण। ठीक है, तो मेन रीजन क्या हो गया, उसके सतह का आयतन बढ़ जाता है। और इस नैनो पदार्थों को बनाने के लिए विशेष तौर से अगर हम इनका निर्माण करें तो इनके निर्माण के लिए हमको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक है हमारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। इन्हीं दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, नैनो मटेरियल्स का निर्माण करते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, नैनो पदार्थ क्या है? नैनो पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनकी साइज 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के बीच होती है। और जब कोई पदार्थ नैनो स्केल पर पहुंचता है तो उसके सतह का आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। और इस नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और दूसरा है आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जो जन्मदाता हैं वो आपके हैं प्रोफेसर C.N. राव। इनको बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तीसरी चीज आती है, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी की ये परिभाषा होगी। अब इसमें एक चीज है कि नैनो मटेरियल्स बनाए कैसे जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट तो उसमें वही है आपका, कौन कौन सा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो नैनो मटेरियल्स को बनाने के दो तरीके, एक है आपका टॉप डाउन मेथड और दूसरा है आपका बॉटम अप मेथड। ठीक है, दो प्रकार के, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नैनो मटेरियल्स को बना सकते हैं। और वो दो तरीके आपके यहां पर सामने, पहला है आपका टॉप डाउन मेथड और दूसरा है आपका बॉटम अप मेथड। तो टॉप डाउन क्या होता है कि जब बड़े आकार को तोड़कर हम छोटे छोटे आकार में बदलते हैं, यानी कि जब बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़कर हम नैनो स्केल पर ले जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टॉप डाउन। यानी टॉप से कहां है, डाउन। और जब अणुओं परमाणुओं को एक एक कर जोड़ करके हम नैनो स्केल पर पहुंचते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बॉटम अप मेथड। ठीक है, लेकिन जो टॉप डाउन प्रक्रिया है, इस टॉप डाउन प्रक्रिया के तहत हम बड़े पैमाने पर नैनो पदार्थों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये जो टॉप डाउन मेथड है, ये अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम पर्याप्त मात्रा में नैनो मटेरियल्स का निर्माण नहीं कर पाते। वर्तमान में जितने भी नैनो मटेरियल्स का निर्माण हो रहा है, वह सब के सब बॉटम अप मेथड की सहायता से किए जा रहे हैं। तो एक प्रक्रिया है टॉप डाउन और दूसरी प्रक्रिया है आपका बॉटम अप मेथड। तो टॉप डाउन में क्या है, बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़कर छोटे पार्टिकल यानी नैनो स्केल पर ले जाना। और बॉटम अप मेथड क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़कर, यानी अणु, अणु से जोड़ा परमाणु, परमाणु से फिर हम कहां पहुंचे, नैनो स्केल पर पहुंचे। तो वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है बॉटम अप मेथड। अब इन दो प्रक्रिया के तहत जो नैनो मटेरियल्स बनाए जाते हैं, उनकी दो कैटेगरी है।
पहली कैटेगरी है आपकी जो नैनो मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, वे हैं आपके ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक नैनो पदार्थ, और दूसरे हैं आपके इनऑर्गेनिक नैनो सब्सटेंस। तो कार्बनिक नैनो पदार्थों में दो नैनो पदार्थ हैं, तीन हैं इसमें। पहला है आपका ग्रेफीन, दूसरा है कार्बन नैनो ट्यूब, और तीसरा है आपका फुलेरिन। ये सब के सब कार्बन के अपर रूप हैं, सब के सब, क्योंकि ये कैसे हैं? कार्बनिक नैनो सब्सटेंस। और इन तीनों में फुलेरिन प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, जबकि ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब कृत्रिम अवस्था में, यानी कि ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब को बनाया जाता है, जबकि फुलेरिन प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। और ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब, जनरली ये सब फुलेरिन कार्बन के अपर रूप हैं। तो अब चूंकि फुलेरिन प्राकृतिक अवस्था में पाए जा रहे हैं, तो ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब को ग्रेफाइट से बनाया जाता है। जैसे अगर हम ग्रेफीन को देखें तो ये फुलेरिन की 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, और कार्बन नैनो ट्यूब देखा जाए तो 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर, सॉरी, ग्रेफीन 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर है और कार्बन नैनो ट्यूब 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो ये कार्बनिक नैनो पदार्थ हुए। अकार्बनिक नैनो पदार्थों में पहला है आपका सिल्वर नैनो क्रिस्टल। तो सिल्वर नैनो क्रिस्टल कैसा होता है? जीवाणु रोधी, अभी मैंने आपको बताया ना, सिल्वर। दूसरा है आपका टाइटेनियम या जिंक ऑक्साइड, अल्ट्रावायलेट रोधी, इसका फेस क्रीम में इस्तेमाल होता है। तीसरा है आपका एलम सिलिकेट, स्क्रैच लेस ग्लास बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। चौथा है आपका प्लेटिनम नैनो क्रिस्टल, इनका फ्यूल सेल और सोलर सेल में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? प्लेटिनम, जर्केनियम, इन सबों का इस्तेमाल फ्यूल सेल में होता है उनकी प्लेट को बनाने में। तो दो प्रकार के नैनो मटेरियल हैं, एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल। अब इन सबों में जो आपका ये ग्रेफीन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफीन को इस सदी का अद्भुत पदार्थ माना गया है। ग्रेफीन को इस सदी का अद्भुत पदार्थ माना गया है। इसके अपने ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण। और ग्रेफीन को बनाया किससे गया है? ग्रेफाइट से। ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन के क्या है? अपर रूप है। तो अगर इन तीनों का हम स्ट्रक्चर देखें तो इन तीनों के स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है आपके फुलेरिन का। ठीक है ना? फुलेरिन फुटबॉल के आकार का होता है, लगभग इसमें 60 परमाणु होते हैं, और हर एक जो कार्बन परमाणु होता है अपने 3 कार्बन परमाणुओं से अटैच होता है। अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो यहां पर एक कार्बन परमाणु है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? आपके फुलेरिन का है। दूसरा अगर हम चलें इसमें, फुलेरिन के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है आपका, ये दिख रहा है आपको ग्रेफीन, और ग्रेफीन के बाद फिर आपको तीसरा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है आपका कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है ना? कार्बन नैनो ट्यूब दाब सहने की क्षमता के आधार पर यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, और ग्रेफीन को दुनिया का सबसे अद्भुत पदार्थ की संज्ञा दी गई। तो 3 ऐसे हैं, और आपके यूपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या महत्व है। वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी का बृहद स्तर पर प्रयोग हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो हम दो चीजों की यहां पर इस तकनीकी की सहायता से चर्चा करेंगे। एक ग्रेफीन की चर्चा करेंगे और दूसरा हम चर्चा करेंगे कि इस नैनो प्रौद्योगिकी का हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में क्या महत्व है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं फुलेरिन की, ठीक है ना, तो जो फुलेरिन का स्ट्रक्चर होता है वो एक फुटबॉल की तरह होता है। आप यहां पे देखिए, फुलेरिन का स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह है ना। नॉर्मल वेब में फुलेरिन को हम बंक मिस्टर फुलेरिन बोलते हैं,
और वर्तमान में इस फुलेरिन का सबसे अधिक जो प्रयोग हो रहा है वह कॉस्मेटिक फील्ड में हो रहा है। फुलेरिन के अंदर जो एचआईवी वायरस द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन हैं, ये भी देखा गया है कि फुलेरिन एचआईवी वायरस द्वारा जो प्रोटीन बनता है उसको ये डिले करता है। तो इस फुलेरिन का उपयोग हम एचआईवी संक्रमण के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक क्षेत्रों में फुलेरिन का सबसे अधिक वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा फुलेरिन का प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी किया जाता है, यानी कि दवाओं को उचित गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए भी फुलेरिन का प्रयोग किया जाता है। और इसी फुलेरिन का वन डायमेंशन जो स्ट्रक्चर है वो आपका है ग्रेफीन। अब इस ग्रेफीन में अद्भुत गुण होते हैं। है कार्बन के अपर रूप, आप वैसे देखिएगा है सब कार्बन, लेकिन अब ये कार्बन का नैनो मटेरियल है और कार्बन का अपर रूप। तो ग्रेफीन नेचर में नहीं पाया जाता, इसको ग्रेफाइट से बनाया जाता है और ग्रेफीन को दुनिया का अद्भुत पदार्थ कहा जाता है। और इस ग्रेफीन का जो निर्माण हुआ है यह 2004 में इसको बनाया गया था और बनाने वाले साइंटिस्ट थे आपके आइजिम कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलेव और इसके लिए इनको 2010 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ग्रेफीन कार्बन का अपर रूप और इसको ग्रेफाइट का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है और यह एक फुलेरिन की कैसी है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर एकल परत होती है और इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। आप यहां देखिए किसकी, ग्रेफीन की, ठीक है ना। अब ग्रेफीन के गुण क्या है? एक्चुअली ग्रेफीन में असाधारण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण वर्तमान परिवेश में इनको एक अद्भुत पदार्थ की संज्ञा दी गई है। और कौन कौन से ग्रेफीन के गुण हैं? पहला देखिए, इनकी जो मजबूती होती है वह स्टील से 200 गुना अधिक होती है। दूसरा, अगर हम इनकी ऑप्टिकल पारदर्शिता देखें तो ये केवल 2.3% प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। यानी कि इनका जो प्रकाश के अवशोषित करने का रेट कितना है, 2.3%। इसी वजह से इनका उपयोग पारदर्शी टच स्क्रीन, सौर सेल और डिस्प्ले प्रौद्योगिकी के लिए ये एक आदर्श सामग्री मानी जाती है। उच्च तापीय चालकता, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या करती हैं, सरवाइव करती हैं। इसके अलावा ये अपारगम्य अभेद्यता होती है, यानी कि ये गैसों के लिए क्या है, अभेद्य है। यहां तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी क्या है, ये अभेद्य है। इसके आगे अगर हम देखें तो इनके अंदर क्वांटम गुण भी पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर पार्टिकल के भी गुण पाए जाते हैं। और इन्हीं सब गुणों के कारण ग्रेफीन को एक अद्भुत पदार्थ की संज्ञा दी गई है। अब इस ग्रेफीन के जो गुण हैं, इन गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो इन ग्रेफीन का उपयोग कहां कहां हो रहा है। तो पहले जो ग्रेफीन का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इनका इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इनका इस्तेमाल हो रहा है ग्रेफीन आधारित सेमीकंडक्टर को बनाने में। यानी ग्रेफीन आधारित सेमीकंडक्टर को जो बनाया जाता है, तो जो ग्रेफीन आधारित सेमीकंडक्टर है, आप ऐसे समझिए ये स्टील की तुलना में 200 गुना मजबूत है। तो नॉर्मल जो सिलिकॉन बेस्ड आपके सेमीकंडक्टर है, उनकी तुलना में ये क्या होती हैं, बहुत अधिक मजबूत होती हैं और इनकी ऊर्जा दक्षता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रिक गुण हो गया। ऊर्जा भंडारण की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सुपर कैपेसिटर की भांति कार्य करती हैं। इनके अंदर ऊर्जा भंडारण नॉर्मल कैपेसिटर की तुलना में ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इसी ग्रेफीन के तहत ग्रेफीन का उपयोग करके हम इनका
वाटर फिल्टर प्रौद्योगिकी में इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्राफीन आधारित नैनोपोरस मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। और ये क्या करता है, जल के लवणीकरण और फिल्ट्रेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी कि ग्राफीन नैनोपोरस मेम्ब्रेन छिद्रों के आकार और फिल्ट्रेशन के दौरान लगाए जाने वाले दाब के अनुसार इनकी दक्षता 33 में से 100% तक हो सकती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ग्राफीन अपने 600 गुना भारी तरल पदार्थों को भी क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इनके मेडिकल सेक्टर में देखें तो मेडिकल सेक्टर में ग्राफीन ऑक्साइड का जो प्रयोग होता है वह कोशिकाओं के जहरीले पदार्थ को या कोशिकाओं के जहरीले प्रभाव को समाप्त करने के भी कार्य आता है। और इसी ग्राफीन ऑक्साइड का प्रयोग हम कॉस्मेटिक फील्ड में भी करते हैं। ग्राफीन ऑक्साइड जो होता है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने से रोकता है, तो इसका चिकित्सीय प्रभाव भी है, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम टिश्यू इंजीनियरिंग दवा या फिर जीन डिलीवरी, फोटोथेरेपी, कोशिका वृद्धि, बायोसेंसर, बायो इमेजिंग या कैंसर या अन्य रोगों का भी हम इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो ग्राफीन के जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा जो इस समय कार्य हो रहा है वह ग्राफीन आधारित सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हो रहा है। अब जब इस ग्राफीन की इतनी उपयोगिता है तो इस ग्राफीन के निर्माण में चुनौतियां भी होंगी, ऐसी तो बात है नहीं। हम लोग अभी किसको देखें, उपयोगिता को देखें। अब इनसे रिलेटेड हम चुनौतियों को देखते हैं कि आखिर ग्राफीन के निर्माण में चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो ग्राफीन के निर्माण में जो पहली चुनौती है, मानव स्वास्थ्य जोखिम। और क्यों मानव स्वास्थ्य जोखिम है? क्योंकि देखिए एरिक ड्रेक्सलर साहब ने यही बताया था कि आगे आने वाले समय में अगर हम नैनो पदार्थों का निर्माण ज्यादा करेंगे तो ये नैनो पदार्थ आपके पर्यावरण में फैल जाएंगे। और नैनो पदार्थ जब पर्यावरण में फैल जाएंगे तो ये जीव जंतुओं और पौधों में पहुंचकर उनके कार्बनिक एवं अकार्बनिक अभिक्रिया को तोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो समूचे सृष्टि का विनाश होना तय है, क्योंकि इनकी साइज अत्यंत छोटी है। ये कोशिकीय अवरोध को भी पार कर सकते हैं। और कोशिकीय अवरोध को जब पार कर सकते हैं तो ये आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को भी डैमेज कर सकते हैं। और ऐसा सफलतम प्रयोग केचुए में करके देखा गया है, ठीक है। तो अब ये तो नैनो मटेरियल्स का एक तरीके से ड्रॉबैक था। अगर हम देखें ग्राफीन का, तो अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि जो ग्राफीन के ऑक्साइड होते हैं वह ग्राफीन की विषाक्तता मानव की कोशिका झिल्ली से सीधे संपर्क में आने के बाद लिपिड झिल्ली को नष्ट कर देते हैं, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जो मैंने वही बताया, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली को पार कर जाते हैं इसलिए आपके कोशिकाओं को ये नष्ट कर सकते हैं। उच्च उत्पादन लागत, चूंकि इसका जो उत्पादन, देखो कोई भी नैनो मटेरियल है इनका उत्पादन लागत बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल की गई जो मशीनरी होती है वो बहुत महंगी होती हैं। इनके नैनो मटेरियल्स के निर्माण में ऊर्जा की काफी अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए नैनो मटेरियल युक्त जो उत्पाद होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो ग्राफीन का उत्पादन भी क्या है, एक उच्च लागत वाला है और बैंड गैप की समस्या होती है। यानी कि जो ग्राफीन होते हैं, ग्राफीन में बैंड गैप की कमी होती है, जिसमें इसे इलेक्ट्रिक उपकरणों में उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अर्धचालक सामग्री में बैंड गैप होना जरूरी है ताकि इसे चालू या बंद किया जा सके, उसी को हम बोलते हैं बैंड गैप। तो बैंड गैप जितना ज्यादा होगा उसके चालू और बंद होना उतना ही आसान होगा, और यही बैंड गैप की कमी होती है किसमें, ग्राफीन मटेरियल में। तो ये भी एक ड्रॉबैक है किसके, ग्राफीन का। सीमित उत्पादन,
अभी तक ये देखा गया है कि ग्राफीन का उत्पादन सीमित है और वर्षों तक केवल सीमित मात्रा में ही इसको उत्पादित किया जा सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा इसके बड़े उत्पादन के लिए अनेक तरीकों पर जोर दिया जा रहा है ताकि इसकी अंतिम उत्पादकता तक इनकी गुणवत्ता बरकरार रहे। तो ये सब रीजन है ग्राफीन के उत्पादन में आने वाली चुनौतियों का। ठीक है, अब उन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार द्वारा ग्राफीन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3 टाइप्स के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज की है। पहला है ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम, दूसरा है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और तीसरा है आपका अनुसंधान संस्थान। तो जो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम है, ये जो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम है, इसके तहत स्टार्टअप और उद्योगों को पूर्ण सुविधा प्रदान करके अनुसंधान विभाग एवं वाणिज्यीकरण के बीच के अंतराल को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया। नाम है उसका ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। दूसरा है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, यानी कि इसे केरल में स्थापित किया गया है। यानी कि ग्राफीन के उत्पादन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं वह इसी प्रोग्राम के तहत है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय है, वो इसको गवर्न करता है। ठीक है, और तीसरा है आपका अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो IIT है, IIT भी इसके लिए इनक्यूबेटेड लॉन्ग 9 नामक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है और इसके तहत हम क्या करेंगे, ग्राफीन का अनुसंधान और ग्राफीन का उत्पादन करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चीन और ब्राजील वाणिज्यिक रूप से ग्राफीन का उत्पादन करते हैं। अगर पूरा देखा जाए तो ग्राफीन के उत्पादन में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और सिंगापुर में है। और भारत की तुलना में चीन लगभग कितना 20 गुना अधिक ग्राफीन का उत्पादन करता है। तो अभी हम लोगों ने ग्राफीन के गुणों को देखा और ग्राफीन के उत्पादन से उत्पन्न हुई चुनौतियों को भी देखा। भारत सरकार का प्रयास है, जैसे अभी हम लोग अर्धचालक के उत्पादन पर बहुत जोर, सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर जोर बहुत दिए हुए हैं, तमाम प्रकार के इसके लिए प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। ठीक उसी तरीके से ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम और इसके अलावा जो भारत सरकार द्वारा है वो अभी जो हमने बोला ना इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, तो इसके तहत ग्राफीन के उत्पादन पर भारत सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। अगर रिसेंट हम देखें, अभी हाल फिलहाल में अगर हम इसके करंट की चीजों को देखें तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने विकसित भारत 2047 के विजन के तहत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। और ये जो आपका इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर है, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी उद्देश्यों वाली कंपनी के तहत इनका गठन किया गया है। और ये जो कंपनी है, इनका मुख्य उद्देश्य है ग्राफीन जो तकनीकी है, इस ग्राफीन तकनीकी के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देना। और इस संस्था का जो फोकस एरिया है वो ये है कि ग्राफीन के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण से लेकर स्वास्थ्य सेवा के अलावा परिवहन प्रणालियों एवं सस्टेनेबल मटेरियल का विकास करना, और इसी के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में इससे संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया है
और उसके साथ साथ इसी टाइप का सेंटर आपके बेंगलोर में भी स्थापित किया गया है, जो कि कारपोरेट एवं बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है। ये सब किसके लिए है? आपके ग्रेफीन के उत्पादन के लिए, ग्रेफीन से रिलेशन। इसीलिए ग्रेफीन को एक वंडरफुल सब्सटेंस यानी कि ये अद्भुत पदार्थ की श्रेणी में इसको रखा गया। ठीक है, दूसरी चीज आते हैं इसी नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित एक और पार्ट है नैनो। अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लगभग हर फील्ड में, दवाओं के फील्ड में है, सुरक्षा के क्षेत्र में है। अब नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल हम करके बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं। नैनो मेम्ब्रेन, हम ऐसे नैनो मेम्ब्रेन बना सकते हैं जिसमें से हम चांदी के कणों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम पानी से भारी तत्वों को अलग कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नैनो मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हुआ है वह दूषित जलों को स्वच्छ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसी नैनो मेम्ब्रेन की सहायता से हम सागरी जलों को, जो कि लवड़ी जल हैं, उनको अलवड़ी जल में कन्वर्ट कर सकते हैं नैनो मटेरियल्स की सहायता से। इसी नैनो पदार्थों का उपयोग करके हम सोलर सेल और फ्यूल सेल, जैसे आपको पता है सोलर सेल सिलिकॉन की प्लेट होती है, अगर उस सिलिकॉन की प्लेट की जगह अगर हम ग्रेफीन और कार्बन नैनो ट्यूब का प्लेट इस्तेमाल करें तो ग्रेफीन कार्बन नैनो ट्यूब में एक विशेष गुण होता है कि ये अल्ट्रावायलेट के साथ साथ इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो दिन और रात दोनों में बिजली का उत्पादन कर सकती है। तो नैनो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आपके सोलर सेल और फ्यूल सेल में भी बहुत आसानी से हो सकता है। इसके अलावा नैनो मटेरियल्स का प्रयोग हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कर सकते हैं, दवाओं को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, रोगों का निदान करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मेनिंजाइटिस रोग का पता लगाने के लिए हम सिल्वर के नैनो कणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चोट लग गई आपको, घावों को ड्रेसिंग करने के लिए सिल्वर के नैनो कणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरोच रोधी ग्लास बनाने में स्क्रैचलेस ग्लास, अल्ट्रावायलेट रोधी पदार्थों को बनाने में, तमाम प्रकार के ऐसे हैं पदार्थ जिनको हम नैनो तकनीकी की सहायता से बना सकते हैं। तो दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का निर्माण में हम नैनो प्रौद्योगिकी का सहायता पूरी तरीके से ले सकते हैं। इसीलिए नैनो प्रौद्योगिकी को एक सामान्य प्रयोजन की तकनीकी कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आपके सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर प्रयोग में होगा। चूंकि ये तकनीकी महंगी है, इसलिए इसके द्वारा बनाए गए उत्पाद भी क्या होंगे? थोड़ा महंगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलें तो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसा कि आपको पता है कि 2021 में भारत की इफ्को कंपनी ने, प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है, दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया बनाया। भारत की इफ्को कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया बनाया, और इसको किसने बनाया? इफ्को ने लॉन्च किया, और विश्व का पहला ये नैनो लिक्विड यूरिया है। और ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है, इसकी खासियत क्या है? ये नैनो लिक्विड यूरिया 500 मिलीलीटर बॉटल में आती है, और ये जो 500 मिलीलीटर जो बॉटल है, इसमें उतने ही यूरिया के पार्टिकल हैं जितना आपके एक 50 किलोग्राम बोरी में होता है। तो इस नैनो यूरिया से फायदे क्या है? याद रखिएगा, विश्व का पहला नैनो लिक्विड यूरिया। अब इसके फायदे क्या है कि रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट, सामान्य बैग की तुलना में इनकी प्राइस क्या है? कम है। दूसरा क्या है? इन्वायरमेंटल ये फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तीसरा क्या है? इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये माना जाता है कि नैनो लिक्विड यूरिया से जो प्रोडक्शन है लगभग 10% के आसपास की उत्पादकता इनसे बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि इनकी एब्जॉर्बिंग रेट ज्यादा है,
पहले हम नैनो के पार्टिकल यूरिया के क्या बोलता है दानों को छिड़कते हैं, फिर वो पानी में घुलता है, पानी में घुलने के बाद फिर क्या करते हैं, जड़ उनको एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन अब जो नैनो लिक्विड यूरिया है इसको सामान्य जल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एब्जॉर्बिंग पावर जब इनकी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी ऐसा माना जाता है कि बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ इसमें ऑब्जेक्शन हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देखने को नहीं मिली। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अगर देखने को नहीं मिली तो उसके लिए पहले मिट्टी का पीएच, मिट्टी के दूसरे केमिकल वैल्यू, इसकी भी गणना करनी पड़ेगी। ठीक है ना, केवल यूरिया से तो बात बनेगी नहीं। तीसरा, इंक्रीज फार्मर इनकम, किसानों की आय बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब इनपुट कॉस्ट घट जाएगा तो किसानों की आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे किसानों की आय बढ़ेगी? आप मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर जमीन है, तो 5 हेक्टेयर के लिए अगर आप नॉर्मल यूरिया खरीदने जाते तो आप 10 बोरी अगर यूरिया लाते तो उस 10 बोरी को लाने के लिए आप कोई ना कोई आपको वाहन ले जाना पड़ता। क्लियर? लेकिन अब क्या होगा, अब आपको 10 बॉटल लाना होगा, ये आराम से पैंट के पॉकेट में रखे या बैग में रखे अपना लेके चले आए, तो ये भी तो कॉस्ट आपका घट गया। दूसरा, इनहेंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो भी मैंने बात किया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इनहेंस हो सकती है। और चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, यानी कि नॉर्मल यूरिया की तुलना में इनका प्रयोग करना क्या है, आसान है। तो इफको कंपनी ने 2021 में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया का निर्माण किया और ये दुनिया की पहली नैनो लिक्विड यूरिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। नैनो लिक्विड यूरिया के बाद भारत सरकार ने अभी हाल ही में इफको द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार नैनो जिंक, नैनो कॉपर उर्वरक को केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत मंजूरी दे दी है। नैनो लिक्विड यूरिया के साथ वर्तमान में नैनो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट भी बन रही है और उसको भी बनाने वाली कंपनी है आपकी इफको। तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार ने नैनो जिंक, नैनो कॉपर को भी परमिशन दे दी है इसके उत्पादन के लिए। ठीक है ना। अब ये जो नैनो मटेरियल है, जो नैनो यूरिया वगैरह ये सब जो बन रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड की ही बात करें तो इनके कुछ हानिकारक प्रभाव हैं। और जो आप यहां पर एग्रीकल्चर फील्ड में आप हानिकारक प्रभाव देख रहे हैं ना, तो इस एग्रीकल्चर फील्ड के साथ साथ ये पूरे नैनो टेक्नोलॉजी के एक तरीके से हानिकारक प्रभाव है। और इस नैनो टेक्नोलॉजी के हानिकारक प्रभाव को सबसे पहले डिस्प्ले करने वाले, सबसे पहले जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे आपके एरिक डेक्सलर। इन्होंने, जो इनकी किताब थी द इंजन ऑफ क्रिएशन, उस इंजन ऑफ क्रिएशन में इन्होंने एक शब्द बोला था, द कमिंग इरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। उसमें इन्होंने नैनो मटेरियल से संभावित खतरों को उजागर किया था। और वे खतरे कैसे हैं उसको आप इस आधार पर भी दे सकते हैं कि जो नैनो फाइटोटॉक्सिटी, यानी पौधों में एक सीमा से अधिक नैनो पार्टिकल का संचय उनकी वृद्धि और उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले केचुए पर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बताया था। नैनो आधारित भोजन के सेवन से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में नैनो पार्टिकल का जमाव हो सकता है। क्योंकि देखो, अभी मैंने बताया कि जब कोई पदार्थ नैनो स्केल पर पहुंचता है तो उसके गुण धर्म परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपके शरीर में जब अधिक मात्रा में नैनो पदार्थों का डिपोजिशन होने लगेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो नैनो पदार्थ हैं आपके सेल को ही डैमेज करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपके कोशिका की जो रासायनिक संगठन है उनको भी ये तोड़ सकते हैं, उनको भी ये बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि कुछ नैनो पार्टिकल्स के कारण पौधों की कोशिकीय उपापचय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, ये हानिकारक हैं।
तो एक ये भी देखा गया कि जो एक जीवाणु था वह जीवाणु है माइक्रोफ्लोरा के उपापचय और सामान्य गतिविधियों में भी ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा भूमिगत जल पर भी नैनो पार्टिकल का प्रभाव पड़ता है। और एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो नैनो पार्टिकल होते हैं, ये नैनो पार्टिकल जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उन मधुमक्खियों के छत्तों पर ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो ये ड्रॉबैक है आपके किसके, नैनो पार्टिकल्स के या फिर नैनो मटेरियल के। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने नैनो प्रौद्योगिकी के अंदर जो कार्बनिक, अकार्बनिक या दूसरे तत्वों को हम लोगों ने देखा। इन्हीं सब गुणों के कारण इसको हम बोलते हैं नाम छोटा और कार्य क्या है, बड़े। आप खुद सोचिए कि नैनो मटेरियल साइज में तो है अत्यंत छोटे, लेकिन इनके गुण धर्म क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल की तुलना में भी विशाल है। इसी नैनो मटेरियल्स के अंतर्गत आजकल एक चर्चा का विषय है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम डॉट्स, और ये बड़ा बेहतरीन मटेरियल है। ठीक है, तो नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित अभी हम लोगों ने इसकी हानियां को देखा। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं, देखते हैं क्वांटम डॉट्स क्या होता है। तो जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये नैनो स्केल के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पहली चीज दिमाग में बैठाइएगा कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ये नैनो स्केल के सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें दूसरे नैनो पार्टिकल की तुलना में इनके ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण बेहतरीन होते हैं। बेहतरीन का तात्पर्य इनमें ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण ज्यादा होते हैं। तो क्वांटम डॉट्स क्या है, एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में लगभग 1000 परमाणु होते हैं, और ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के लिए एक जेल की तरह कार्य करते हैं। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रखा जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम प्रभावों का उपयोग हम डिस्प्ले तकनीकी में आसानी के साथ करते हैं। तो जो क्वांटम डॉट्स हैं ये नैनो पार्टिकल के बने सेमीकंडक्टर हैं, जैसे ग्राफीन सेमीकंडक्टर, और इन्हीं सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हम क्वांटम सेक्टर में कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्वांटम प्रॉपर्टी होती है। ये इलेक्ट्रॉनों के एक जेल की तरह होते हैं जहां पर हम इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ रख सकते हैं, और एक क्वांटम डॉट्स में लगभग 1000 परमाणु होते हैं। ठीक है, और इस क्वांटम डॉट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा डिस्प्ले प्रौद्योगिकी में, यानी कि ओएलईडी और एलईडी या फिर टच स्क्रीन या फिर प्लाज्मा स्क्रीन को बनाने में। ठीक है, क्वांटम डॉट्स आजकल चर्चा का विषय। क्वांटम डॉट्स के अलावा ठीक, अभी हाल ही में क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक दक्ष नैनो उत्प्रेरक विकसित किए, यानी कि एक संधारणी और दक्ष नैनो उत्प्रेरक विकसित किए हैं जिनका उपयोग कहां पर होगा, पर्यावरण सुधार, नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक और सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये आपके सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसके लिए एक दक्ष संधारणी और दक्ष नैनो उत्प्रेरक विकसित किया है वैज्ञानिकों ने। और ये क्या है, यानी कि जो सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये एक संवेदनशील तकनीकी है जो नैनो संरचना पदार्थों द्वारा समर्थित अणुओं के रमन प्रकीर्णन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपके नैनो मटेरियल का। तो अभी हाल में, और ये भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है, अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि एक संधारणी और दक्ष नैनो मटेरियल्स यानी कि नैनो उत्प्रेरक विकसित किए हैं जिनका उपयोग इन्वायरमेंट सेक्टर में, रमन प्रकीर्णन जो आपका वो होता है
स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ के रासायनिक संरचना, उनकी पहचान, उनके पदार्थों के आंतरिक तनाव या खिंचाव, प्रदूषण और अशुद्धता की मापन करेंगे। और इनका जो उपयोग है वह कई सेक्टर में हो सकता है, बायोमेडिसिन में, खाद्य विज्ञान में, पर्यावरण, जैव रसायन और बायोसेंसिंग जैसे क्षेत्रों में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में ये दो चीजें जो हैं, जो करंट अफेयर्स में नैनो प्रौद्योगिकी का आपका यही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो शुरुआत में चर्चा की थी, शुरू में हमारा जो चर्चा का विषय था वो दो चीजों पर था, दो टॉपिक को लेकर था। पहला टॉपिक हमारा था अ ग्रोइंग क्राइसिस, द चैलेंज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और दूसरा हमारा चर्चा था स्मॉल साइंस बिग इम्पैक्ट, द पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य क्या है, क्यों ये अद्भुत है, और इस अद्भुत के कारण इनका हम कैसे अपने जीवन के दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों चीजों पे अभी चर्चा हुई। पहले जो चर्चा हुई थी आपकी द चैलेंज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और जो दूसरी चर्चा हुई वो पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो आई होप दोनों चीजों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मास्टर 3 के क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।